अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। न्यू पाकिस्तान में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, कल आपके साथ मैंने एक वीडियो क्लिप शेयर किया था जो कल रात तक सोशल मीडिया पर गर्दिश होता रहा। मैं बात कर रही हूँ फैसलाबाद इंसिडेंट के हवाले से। बहुत ही शर्मनाक ये वाक़या था, बहुत ही इंसानियत सोज वाक़या था, जहाँ पर कुछ बासर शख्सियात ने एक मेडिकल की स्टूडेंट, मेडिकल की तालिबा को तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके बाल काटे गए, उसकी भवें काटी गई, उसको मैं कहना भी नहीं चाहती जूते चाटने पर मजबूर किया गया। उनकी पूरी फैमिली ने इस खातून को उसके भाई के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया। शेख दानिश अली जो कि एक मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं, मुतासरा तालबा की हम जमात अना दानिश ने खदीजा महमूद को ना सिर्फ बेरहमी से पीटा, गालम गलोच भी की। इसी के हवाले से बात करेंगे जवेरिया नज़ीर, हमारी न्यूज़ रिपोर्टर नियो की। उनसे हम जानते हैं कि मामले में क्या पेशरफ्त हुई है, कितनी गिरफ्तारियां इस वक्त अमल में लाई जा चुकी हैं। जवेरिया, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बताएगा कितने लोगों को इस वक्त हिरासत में लिया गया और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल नबीहा, थैंक यू सो मच। फैसलाबाद में ये जो एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, इस पे ना सिर्फ फैसलाबाद की तमाम खवातीन जो है वो शर्मिंदा है, बल्कि पाकिस्तान का भी एक चेहरा जो है वो हमें सामने नजर आया कि मर्द हजरात ने जो है वो मिल के, मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि इस लड़की के जो है वो रिलेशन से, और उसके बाद जो है ये मामला सामने आया। अब पुलिस ने जो है वो वीडियो मंजर आम पर आने के बाद जो है वो गिरफ्तारियां की हैं, जिनमें से शेख दानिश जो मरकजी मुलजिम है उसके समेत जो है वो मुलजिमा माहम को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन यहाँ पर हैरत की बात यह है कि शेख दानिश की बेटी जो है अना माहम, उनको अभी तक जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जा सका। शेख दानिश जो है वो फैसलाबाद की बासर शख्सियत है, सियासी शख्सियात से जो है वो इनका ताल्लुक भी है। उसके साथ साथ जो है ये एक मारूफ सनतकार भी है, काफी इनके साथ जो है वो रिच फैमिली का है और कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं है शेख दानिश की। अगर बात की जाए तो शेख दानिश जो है वो मनशियात के केसेस हो या फिर उसके अलावा जो है वो दीगर क्राइम जो है उसमें मुलव्वस रहे हैं। यहाँ तक अब ये पेशरफ्त हुई है कि मुलजिमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि खातून माहम जो मुलजिमा थी, जो फुटेज में जिसकी आवाज जो है वो सुनी जा सकती है कि वो वाज़ेह तौर पर ना सिर्फ मेडिकल की तालिबा खतीजा को जो है वो तशद्दुद का निशाना बना रही है, उसके साथ साथ जो मुल्जिमान है, बाल भी काटे गए, हकायक मुख्तलिफ बातें तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जो मरकजी मुलजिम है या जो इनकी फैमिली है, उन्होंने एतराफ़े जुर्म किया है अभी तक? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज जो है वो मुलजिमा माहम को जब अदालत में पेश किया गया तो उसने गैर रस्मी जो है वो मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू की, तो उसका यही कहना था कि बिल्कुल उसने जुर्म किया है, तशद्दुद भी किया है, खतीजा के सर के बाल भी काटे हैं, लेकिन हकायक जो है वो इससे कुछ मुख्तलिफ हैं। वो कह रही थी कि वो अपने इस केस से फारिग होकर जो है वो कुछ वीडियोज उनके पास मौजूद हैं, जिस वीडियोज में उनके पास प्रूफ है कि ये लड़की जो है वो इनका मुबैना तौर पर 7 लड़कियों का एक गैंग है जो पहले ब्लैकमेल करती हैं, पैसे लेने के लिए ये सारा मामला जो है वो रचाया जाता है। ये फारिग होने के बाद जो है वो इस केसेस से निकलने के बाद जो है वो माहम ने कहा कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें तमाम तरह हकायक जो है वो सामने लाए जाएंगे। हकायक कुछ भी हो जो बताए जा रहे हैं, जो कि इस वक्त मंजर आम पर आ रहे हैं, लेकिन इस तरह से बेरहमाना तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाना किसी खातून को, फिर वीडियो बनाना उस वाक़े की और फिर उसको खुद ही अपने सोशल मीडिया ग्रुप में वायरल करना और अपनी तरफ से इबरत का निशाना बनाने की कोशिश करना, ये एक बहुत ही अफसोसनाक रवैया है जो हमें देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका जवेरिया नज़ीर, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया और हमारे सारे फैक्ट से आप और जो अब तक की कार्रवाई से मुतल्लिक आप हमें बता रही थी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोग्राम में मारूफ सीनियर एंकर किरण नाज साहिबा। किरण, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान। इस वाकई की किरण जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अपनी अना की तस्कीन के लिए खदीजा को जिस कदर बेरहमाना जहालत के साथ जो भी सलूक किया गया, बाल काटे गए, भवें काटी गई, मैं कहना भी नहीं चाहती कि क्या कुछ किया गया, मगर आप देखेंगे इसमें एक लड़की ही दूसरी लड़की की तजलील कर रही है। क्या कहेंगी आप इस रवैये पर? बहुत शुक्रिया नबिया। सबसे पहले तो इससे बहुत पहले शायद मैं आपके प्रोग्राम का हिस्सा बन चुकी होती, तो मुझे आपसे और आपकी पूरी टीम से सबसे पहले तो माजरत करनी थी कि कभी वक्त की कमी की बदौलत ऐसा हो नहीं पाया, बट अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके साथ मैं मौजूद हूँ फाइनली। ये जो वाक़या नबिया सामने आया है ना, ये बड़ा तकलीफ दे, अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या है। और ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है, ये पंजाब में पिछले 10 दिनों में ऐसे 3 वाक़यात हुए हैं।
ये इस बच्ची का वाकया हुआ, खदीजा का वाकया हुआ, एक और खातून, एक बुजुर्ग खातून को मारा पीटा गया, और एक और, ये 3 पे दर पे वाकयात हुए हैं और ये तमाम में ख़वातीन हमें दिखाई देती हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि स्टोरीज़ आपने अपने इंट्रो में तस्करा किया, सोशल मीडिया पर मोल्ड करके डिफरेंट स्टोरीज आ रही हैं। कोई कह रहा है कि जी खदीजा की शादी करवाना चाहती थी अना अपने बाप से, कोई कह रहा है कि जी खदीजा उसके बाप से रिलेशन में थी, इस वजह से उसकी माँ ने और उसकी बेटी ने मिलकर खदीजा को मारा। डिफरेंट मुंह और बहुत सारी मुख्तलिफ बातें। प्रॉब्लम यह है कि कोई कुछ भी हो, हम ये कहते हैं कि कोई कुछ भी करने वाली खातून भी ना ये डिजर्व नहीं करती कि उसको इस तरह से मारा जाए, पीटा जाए, उसकी आईब्रोज काट दी जाएं, उसके बाल काट दिए जाएं, उसको तज़हीक का निशाना बनाकर बाकायदा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल की जाए, दिखाया जाए। और ये सब कुछ क्यों होता है? ये सब कुछ इसलिए होता है कि जब हम उस्मान मिर्जा जैसे लोगों को, जब हम जाहिर जाफर जैसे लोगों को, जब हम उनको नहीं सजा देते, अदालत से सजा मिल गई, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। जब तक ऐसे लोगों को कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक उनको सजा नहीं देंगे, जब तक इबरत का निशान नहीं बनाएंगे, गॉड फॉरबिड, ऐसे केसेस की तादाद बढ़ती रहेगी। आपको भी ये सारी चीजें मिलती होंगी सुनने को, मुझे भी मिलती हैं। हमारा ये माशरती रवैया हो गया है, हमारा इस हद तक हमारा शदीद माशरती रवैया हो गया है कि सोशल मीडिया पर आप कोई ट्वीट करें, मैं ट्वीट करती हूँ और ट्वीट करने के बाद अगर किसी को मेरा मौक़िफ़ पसंद नहीं आता तो वो दलील से बात नहीं करता, वो सीधा गाली देता है। ये रवैया मर्द के साथ हो, ये रवैया औरत के साथ हो, ये दोनों के साथ बुरा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या आप जाइए मर्द प्रोफाइल पे जाइए, क्या वहां पर आपको मर्द डोमिनेटेड गालियां मिलेंगी? नहीं। वहां पर भी अगर मर्द को गालियां दी जाएंगी तो उसकी बहन को दी जाएगी, उसकी माँ को दी जाएगी, उसकी बेटी को दी जाएगी। और हम तो फिर यहाँ पर हमारे पास तो सर्टिफिकेट है ना कि हम सोशल मीडिया पर अगर अपनी कोई भी थॉट शेयर कर रहे हैं तो हमारे साथ आकर दलील पर बात करें। लेकिन बात दलील पर नहीं होती, बात गाली पर होती है। तो ये रवैये जब तक खत्म नहीं होंगे, जब तक आप छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा इस किस्म का वाहियात केस, जब तक ऐसे लोगों को आप मेन स्ट्रीम में लाकर आप उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, आप उनको सजा दें, नहीं देंगे तो फिर मैं और आप, आज हमारे सामने खदीजा है, कल कोई और केस होगा, परसों कोई और केस होगा और हम बैठकर सिर्फ डिस्कस करते रहेंगे। वेरी ट्रू। किरण, एक और बात पे आपका टेक जरूर लेना चाहूंगी, जिसको देखकर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। आई एम श्योर आप भी बाखबर रहती हैं और आपकी नजरों से भी कुछ सहाफियों के भी इंटरव्यूज गुजरे होंगे या कुछ लोगों के। इस पूरे इंसिडेंट को भी एक सियासी रंग देने की जब बात की जा रही है या गुफ्तगू की जा रही है, उस हवाले से मुझे बड़ी तकलीफ हुई जाती तौर पर। मैं नाम नहीं लूंगी किसी एक का भी, चाहे वो सोशल मीडिया पर कोई शो करने वाले हों या टीवी पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कब अपने सियासी मुफादात से बाहर निकलेंगे? और आप फोकस करें ना कि उस बच्ची के साथ, उस मेडिकल की तालिबा के साथ एक्चुअली में हुआ क्या, लेकिन हम यहां पर भी बता रहे हैं कि वो बिजनेसमैन किन सियासी शख्सियात के साथ राब्ते में। ये बात यहां पर मैटर नहीं करती है किरण। बिल्कुल बिल्कुल, आप नबिया सही कह रही हैं। आप भी बेटी की माँ हैं, मैं भी बेटी की माँ हूँ। यकीन कीजिए जब ये वीडियो मेरे सामने आई है ना, कांप गई मैं उसको देखकर। मैंने सोचा कि हम बड़े हो गए ना, हम उस एज में आ गए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद माए बन गए। आज से 15 साल बाद, 20 साल के बाद जब हमारी बेटियां बड़ी होंगी, हम उनको किस माशरे के लिए बड़ा कर रहे हैं? हम उसको इस माशरे के लिए बड़ा कर रहे हैं कि जब मेरी बेटी घर से बाहर निकलेगी, जब वो कॉलेज जाएगी, यूनिवर्सिटी जाएगी, तो मैं मेंटली तौर पर घर पर रिलैक्स होकर नहीं बैठ सकती। मैं ये सोचूंगी कि अगर उसकी क्लास में कोई वडेरा हुआ, कोई बड़ा आदमी हुआ, कोई पैसे वाला हुआ, तो अल्लाह जाने, अल्लाह माफ करे मेरी बेटी के साथ क्या हो सकता है। और ये सिर्फ मैं नहीं, ये सारी माएं, सारे बाप इनफैक्ट ये बातें सोचेंगे। ये जो आपने बात की ना, ये पॉलिटिकल एफिलिएशन हम लगा देते हैं साथ में। हमारा मसला ये है कि हम अपने आप को उस जगह पर रखकर नहीं सोचते हैं कि ये जो मसला किसी एक बेटी के साथ हुआ है, उसने जो भी किया, लेकिन वो ये डिजर्व नहीं करती। अगर उसने गलत किया था, कानून है ना, अदालत है ना, पुलिस है ना, जाइए रिपोर्ट करवाइए, रिपोर्ट करवाएं जाके। आपको किसने ये इजाजत दी कि आप कानून को हाथ में लें और फिर उसके बाद इस किस्म की चीजें करना कि आपके पास दलील नहीं है, चीज को जस्टिफाई करने की दलील नहीं है, तो जिसको जो पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं आ रहा है वो दूसरे मुखालिफ के ऊपर रखे कि जी देखें उसकी तो सियासी एफिलिएशन थी, उसकी तो पॉलिटिकल एफिलिएशन थी, उसकी बेस पर ये सब कर रहा है। नहीं भाई, उसके अंदर का जानवर ये सब कर रहा है। उसका ताल्लुक ना मुस्लिम लीग नून से है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ना किसी और जमात से है। उसके अंदर का जो हैवान है, उसके अंदर का जो जानवर है, जो उसने अल्टीमेटली अपनी फैमिली में भी ट्रांसफर किया, और उसी फैमिली की बदौलत उसकी बेटी, उसकी बीवी, उसके मुलाजमीन सब ने मिलकर ये इंसिडेंट किया है, ये तशद्दुद किया, ये बदतरीन वाकया किया। ये
नबिया आप यकीन करें, मैं समझती हूँ कि आपकी अपनी भी ये सिचुएशन होगी डेफिनेटली। मैं लिटरली आई एम टेलिंग यू ट्रुथ, मुझे गूज़बम्स हुए हैं बाकायदा इसको देखकर कि मैंने अपने आप को अपनी बेटी को इस सिचुएशन पर रख कर देखा है बिल्कुल कि हम किस माशरे के लिए अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को बड़ा करें। और जो इस बच्ची के बारे में मुझे पता चला, जितना मैं अभी तक जान पाई हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ये फर्दर स्टोरीज डे बाय डे ये मजीद मैच्योर होती रहेंगी, लेकिन अब तक जो पता चला ये इसके शायद 2 भाई हैं, दोनों पाकिस्तान से बाहर हैं। ये अपनी वालिदा के साथ या अपनी दादी के साथ ये अकेले रहती है फैसलाबाद में। अब सोचें ये किस मेंटल ट्रॉमा में होंगे। किरण, ये बहुत ही एक आम रवैया है, खवातीन को हरास किया जाता है, चाहे कहीं पर भी हो, हम चाहे बड़े शहरों में रह रहे हो, चाहे हम छोटे शहरों में रह रहे हो। और ये बड़े अफसोस की बात है, इस रवैये को कौन खत्म करेगा, कब खत्म करेगा, हम आगे कब बढ़ेंगे, मुझे तो कोई राह नजर नहीं आती है इस हवाले से। ये रवैया पता है नबिया कब खत्म होगा? ये यूनिटी से खत्म होगा। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज पर 5 किस्म के मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखते हैं, 5 किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। आपका कुछ और होगा, मेरा कुछ और होगा, किसी तीसरे का कुछ और होगा, चौथा का कुछ और होगा। यूनिटी नहीं होगी। हम ये नहीं सोचेंगे कि एक के साथ जुल्म हो गया, फिलहाल उस जुल्म के लिए आवाज उठाएं, अपने अपने ग्रीवेंसेस और अपने अपने जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज हैं उसको जरा अलग करके सिर्फ जुल्म के लिए आवाज उठाएं। आपको ज़ैनब वाला केस याद है बहुत अच्छे तरीके से। ज़ैनब वाले केस में यूनिटी थी, हर कोई आवाज उठा रहा था। उसका फायदा हमें क्या हुआ? न सिर्फ इमरान पकड़ा गया बल्कि विद इन 3 मंथ्स उसको फिर सजाए मौत भी हुआ और सितंबर में सजाए मौत पर अमल दरामद भी हो गया। जाहिर जाफर वाले केस में भी ये हुआ था, उस्मान मिर्जा वाले केस में भी ये हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग इस वक्त इतना ज्यादा कियोस में हैं, हम लोग इतना ज्यादा इस वक्त जो है ना वो पॉलिटिकल लेग पुलिंग में है कि हर किसी को इन मामलात में ज्यादा इंटरेस्ट है। इस वजह से आपको वो ट्रेंड इस तरह का बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा होगा जो आज सुबह या कल रात को हमने जस्टिस फॉर खदीजा देखा। ये जस्टिस फॉर खदीजा उस वक्त ट्रेंड सेट हो जाना चाहिए था, उस वक्त बन जाना चाहिए था जब ये वीडियोस आना शुरू हुई थी। लेकिन अभी भी क्या होगा? पकड़े गए लोग, गिरफ्तारियां हो गई, कुछ बात कर रहे हैं कि जी किसी ने जमानत ले ली, कोई कह रहा है नहीं हुआ, फिर वही क्योस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इन सारी सिचुएशन में होगा क्या? मेंटली तौर पर हम सब डाइवर्ट हो जाएंगे, हम किसी और केस की तरफ चले जाएंगे। जब तक हम एक पॉइंट पर से बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। माजी की कुछ मिसालें आपने भी दी हैं, कुछ हम भी जानते हैं, और वक्तन फवक्तन हम देखते हैं कि इस तरह के इंसिडेंट जो कि दरिंदगी के वाकयात सामने आते रहते हैं, लेकिन बाअसर अफराद बाआसानी से निकल जाते हैं उस कानून के शिकंजे से। ये बड़ी अफसोस की और दुख की बात है। हाँ बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। असल मसला हमारे पास होता है प्रोसिक्यूशन का। देखें, अदालत के पास जो शवाहिद जाएंगी, अदालत के पास जो चीज़ें जाएंगी वो उसके मुताबिक अदालतें फैसला देती हैं। लेकिन हमारे पास उससे पहले जो प्रोसिक्यूशंस हो रही होती हैं उसमें इतने ज़्यादा मसाइल पैदा किए जाते हैं, इतने ज़्यादा मसाइल पैदा किए जाते हैं कि जो बेचारा मजलूम है उसको इस हद तक परेशान, इस हद तक तंग किया जाता है कि वो खुद कहता है कि छोड़ें, मुझे इंसाफ चाहिए ही नहीं, मुझे इंसाफ लेना ही नहीं है। और जो बाहर अफराद होते हैं, आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से पैसा चल रहा होता है, इतनी कमजोर दफात लगाई जाती हैं, इतने कमजोर मामले को बनाया जाता है कि वो अदालत तक पहुंचते पहुंचते वो शवाये जो है ना वो बिल्कुल 10% रह जाते हैं। फिर अदालत उस पर क्या फैसला दे? तो वही फिर हमें दिखाई देता है कि बासर शख्स आराम से बाइज्जत तौर पर बरी हो जाता है। एक और इसमें बड़ी मैं इंपॉर्टेंट बात आपने कहा ना कि हमारे पास बासर शख्स निकल जाते हैं। देखें, नैरेटिव बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है नबिया। अभी की बात है ना, देखें बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं इसमें थोड़ा सा ऐड इसलिए कर रही हूँ, एक सिर्फ मिसाल देने के लिए। बहुत सारे लोग पीटीआई के मौक़िफ़ को सही तस्लीम करते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो गवर्नमेंट जिस तरह से कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने आगे फेस सेविंग लेने की कोशिश की है, ये अमेरिकन रजीम कहकर। लेकिन हुआ क्या? उन्होंने अपना एक नैरेटिव बनाया और नैरेटिव बनाकर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलर जमात बन गई है। अवाम उनके साथ हैं, नैरेटिव बिल्ड हो गया ना। अब वो एक अलग डिबेट है कि ये सच है या झूठ है, नैरेटिव बिल्ड हो गया। हमारे पास यहाँ पर अवाम की ताकत, अवाम का प्रेशर बहुत बड़ी चीज है। मैंने वही आपसे बात की कि जब तक हम सब एक पेज पर नहीं आ जाएंगे ना, इन मामलात में एक पेज पर नहीं आ जाएंगे, तब तक हमारे पास ऐसे ही वाकयात होते रहेंगे। ज़ैनब के केस के बाद नबिया बहुत सारे लॉन्ग टाइम तक हमने देखा था ऐसे वाकयात रुक गए थे, लोगों के अंदर खौफ पैदा हो गया था, लेकिन फिर उसके बाद हम भूल गए और फिर ये वाकयात बदतरीज आना शुरू हो गए। तो अगर इन वाकयात की रोकथाम हमने करनी है, अगर हम अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, उनका मुस्तकबिल को महफूज करना
देखना चाहते हैं तो मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक हो जाएं, छोड़ दें कि उस बच्ची ने उसकी गलती थी, उसकी नहीं थी, वो बच्ची ये डिजर्व नहीं करती थी जो उसके साथ किया गया। थैंक यू सो मच किरण नाज साहिबा, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया और बिल्कुल ऐसे मुल्जिमान जो कि इतनी घिनौनी हरकत में मुलव्वस होते हैं और फिर उनका सबूत पूरी दुनिया भी देख लेती है, ऐसे मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजा जरूर मिलनी चाहिए ताकि कल किसी और के साथ इस तरह का खौफनाक वाकया पेश ना आए। जो खदीजा को ज़हनी सदमा पहुंचा वो ताउम्र उसके साथ रहेगा इस अफसोसनाक इंसिडेंट के बाद। बहुत ही दुख की बात है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ बात करेंगे मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से और आने वाले दिनों में मौसम क्या करवट इख्तियार करने वाला है और क्या अलर्ट जारी किए गए हैं, इस हवाले से आपको बताएंगे। महकमा मौसमियात ने आज भी सिंध भर में तेज़ बारिशों की पेशगोई की है। कराची, हैदराबाद और टंडवाला यार समेत सिंध के जो मुख्तलिफ शहर हैं वहाँ पर वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कराची में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। M9 लिंक रोड पर मलीर नदी के सैलाबी पानी में गाड़ी बह गई थी। बड़ा ही इस अफसोसनाक इंसिडेंट सामने आया जिसमें 7 अफराद सवार थे और इन अफराद का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। ताहम ये गाड़ी मिल चुकी है, गाड़ी का सुराग लगा लिया गया है। मौसम के हवाले से बात करेंगे, आने वाली तब्दीलियों के हवाले से बात करेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब आपके वक्त के लिए। मैं जानना चाह रही हूँ, कराची में कल भी बारिश बहुत हुई और आज भी कहा जा रहा है, ये सिलसिला कब तक चलेगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जो हवा का कम दबाव राजस्थान के रास्ते से अप्रोच किया था वो अभी तक मौजूद है अपर सिंध, सेंट्रल सिंध और अपर सिंध पे उसका सेंटर है, ये समझ लें, और साथ में राजस्थान तक पे, लेकिन उसका फैलाव पूरे सिंध पे बल्कि आगे बलूचिस्तान तक पे फैला हुआ है, उसकी जो एक्सटेंशन है। तो जाहिर है कि जब तक ये मौजूद है तब तक बारिश का इम्कान रहेगा। कराची में आज भी कभी दरमियानी और कभी किसी वक्त किसी जगह पर, सब जगहों पर तो नहीं लेकिन किसी जगह पर तेज़ स्पेल मुतवक्के है और ये रात गए तक कराची में इसी तरह रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ सिलसिला इसका तकरीबन मतलब इस स्पेल का जो आखिरी समझ ले रात गए तक और उसके बाद इसका एंड हो जाएगा। उसके बाद बारिश तो रहेगी लेकिन हल्की फुल्की, जैसे कराची में रहता है इन दिनों बादल छाए रहते हैं और सुबह के वक्त, शाम के वक्त या रात ये वाला स्पेल कब खत्म होगा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तस्करा कर रहे हैं अभी? ये वाला स्पेल कराची पे से तो आज खत्म हो जाएगा। मैं बता रहा था आपको, कराची पे से आज खत्म हो जाएगा। बाकी सिंध पे अलबत्ता नवाबशाह और उससे ऊपर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लाड़काना, सखर, दादू, नौशहर, फिरोज, उन इलाकों में कल रात तक रहेगा ये सिलसिला और कल रात तक बारिश रहेगी वक्फे वक्फे से, कभी दरमियानी और कभी तेज़। और बलूचिस्तान में फिर वहाँ भी सिलसिला शुरू है बारिशों का, तो ये स्पेल जो है 21 अगस्त तक चलेगा वहाँ पर। अच्छा, अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा होने का खदशा तो नहीं है? सिंध के जिन इलाकों का आपने जिक्र किया, कराची में तो आप कह रहे हैं कि आज रात तक ही स्पेल रहेगा, लेकिन सिंध के जो दूसरे इलाके हैं जिनका तस्करा भी आपने किया है वहाँ पर कल तक ये रहेगा, तो खुदा ना खास्ता अर्बन फ्लडिंग का कोई खदशा, कोई खतरा लाहक है? देखिए, खास जो नशेबी इलाके होते हैं ना उनमें तो खासकर पानी ज़ाहिर आ ही जाता है। तो हैदराबाद में खदशा है अर्बन फ्लडिंग का। कराची के सभी इलाकों में तो नहीं, लेकिन कुछ जो लो लाइंग एरियाज है वहाँ पर पानी जमा होने का खदशा है। जैसे गुज़श्ता रात भी बहुत तेज़ बारिश हुई तो कराची के साथ जो बैरियर टाउन है वहाँ पर अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल थी। इसी तरह गुलशन हदीद में 102 मिलीमीटर बारिश हुई पिछले 24 घंटे में और किसी जगह पर 60, किसी जगह पर 50, कराची के 18-20 जो हमारे मकामात हैं रेन रिकॉर्ड करने की, वहाँ से इस तरह की डेटा है। और उधर हैदराबाद में और ठट्ठा में, बदीन में वहाँ पर है, चूँकि हैवी स्पेल है वहाँ पर इस वक्त भी चल रहा है किसी जगह पर, मीरपुर खास और हैदराबाद और नवाबशाह की तरफ, तो वहाँ पर रहेगा। नवाबशाह में, हैदराबाद में, ठट्ठा, बदीन और मीरपुर खास में अर्बन फ्लडिंग का खदशा रहेगा। और उससे ऊपर आप जब जाते हैं तो जैकोबाद डिस्ट्रिक्ट और लाड़काना डिस्ट्रिक्ट और कमर शरात डिस्ट्रिक्ट और फिर दादू में भी खदशा रहेगा, क्योंकि वो एरियाज जो हैं वो उधर से कीरथर के पहाड़ी से जो आते हैं नदी नाले, उनकी भी जद में आ जाता है, तो वहाँ पर फ्लैश फ्लडिंग भी हो जाती है। सरदार सरफराज साहब, बलूचिस्तान के हवाले से जो इतलात हैं वो किस तरह से है? हमने इस बार देखा पूरे सीज़न में मानसून के, एक तो मानसून का सीज़न तवील हो गया, फिर सबसे ज़्यादा जो जगह डैमेज हुई, जो इलाका जो सुबह मुतासिर हुआ वो बलूचिस्तान रहा, तो उसके हवाले से आप क्या बताएंगे?
ये स्पेल जो मैं आपसे कह रहा था कि बलूचिस्तान पे भी बारिशें बरसा रहा है, लेकिन कल के बाद ज़्यादा इसका जो शिफ्ट हो जाएगा जोर या फोकस वो बलूचिस्तान पर ही होगा। बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब, इसी तरह से उसके इलाके जो KP के कुछ जनूबी इलाके हैं वहाँ पर। तो बलूचिस्तान का खुजदार डिस्ट्रिक्ट, लसबेला डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा बारिश आज तक हो चुकी है। यानी पिछले पूरे जुलाई 1 जुलाई से आप अगर लें तो 450 मिलीमीटर से ऊपर बारिश हो गई लसबेला में, इसीलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा सैलाबी कैफियत रही है। और इसी तरह से खुजदार और उससे ऊपर आप कोयटा की तरफ ज़ियारत, किला सैफुल्लाह, किला अब्दुल्ला, नसीराबाद, जाफराबाद, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में तेज़ स्पेल मुतवक्के अगले 2-3 दिन यानी 21 अगस्त की रात तक वहाँ पर सिलसिला चलेगा। तो जाहिर है कि पहाड़ी इलाका जो होता है उनमें से नदी नाले जो नीचे बह के आते हैं उसमें तो यानी के नतीजे में सैलाब आता है, तो सिचुएशन वहाँ पर मज़ीद ख़राब हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सितार सरफराज साहब, आप हमें अपडेट कर रहे थे मौसम के हवाले से और बारिश के जो स्पेल हैं उस हवाले से। अब जनाब, इससे पहले कि मैं अगली स्टोरी की जानिब बढ़ूं, एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगी जो कल मेरी भी निगाह से गुजरी सोशल मीडिया पर। आई एम श्योर आपने भी देखी होगी। और हमारा क्या है, हम तो कहीं भी पार्टी कर सकते हैं, चाहे वो घर हो या फिर ट्रेन का डब्बा हो। ये आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये वीडियो वायरल हुई है। चलती ट्रेन में डांस पार्टी का एहतमाम किया गया है। किस तरीके से ख्वाजा सराओं का डांस हम देख सकते हैं। 14 अगस्त मनाने का तरीका हर इंसान का डिफरेंट होता है, हर इंसान का मुख्तलिफ होता है। तो ये 14 अगस्त यानी कि जश्न आज़ादी का जो दिन है वो कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तेजगाम की डाइनिंग कार में डांस पार्टी का एहतमाम किया गया। ये सब क्यों हुआ, इसने हैरत में मुब्तला किया है हम तमाम लोगों को। तेजगाम एक्सप्रेस है लाहौर से कराची के दरमियान चलने वाली ट्रेन, इसी हवाले से बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं बाबर अली रजा, तर्जुमान रेलवे। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मैं ये जानना चाह रही हूँ ये क्या हुआ है, ये जो वीडियो रफीक साहब ने कोई एक्शन लिया है या नहीं लिया? जी, इस पे एक्शन ले लिया गया है। ये एक प्राइवेट ऑपरेटर इस ट्रेन को रन कर रहा है तेजगाम को, और ये आप इसमें अगर देखें तो ये डाइनिंग कार है, मुसाफिर वैगन नहीं है ये। यानी कि इसमें ये तमाम जो अमला है इसमें मुसाफिर कोई नहीं, ये अमला है और ये प्राइवेट ऑपरेटर की तरफ से हायर किया गया था। और इन सब को जो है, इनका जो ऑपरेटर है इसको हमने कल ही शोकॉज नोटिस रिसीव भी करवा दिया है और इनसे जवाब तलब भी कर ली है। इन द मीन टाइम इन पे FIR दर्ज करवा दी गई है, और अगर इसमें जो बंदा मुलव्विस निकला उसको हम करार वाकई सजा देंगे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान रेलवे इस पूरे ये जो वीडियो वायरल हुई है इसमें किसी भी तरीके से बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, और जो मुलज़िमान हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है, उनको हाईलाइट कर दिया गया है। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें ये प्राइवेट ऑपरेटर इस ट्रेन को रन कर रहा है और इसमें पाकिस्तान रेलवे का एक भी मुलाजिम नहीं है। लेकिन बतौर इदारा ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इस पे एक्शन लें, और वो एक्शन इंशाल्लाह होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, बाबर अली रजा साहब तर्जुमान रेलवे हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। जो ये लोग हैं, जो वीडियो वायरल हुई है, मुलज़िमान के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है, कार्रवाई हो रही है। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया प्रोग्राम के लिए। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। और बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स और कोनिया में इस्लामी यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट अरशद नदीम, कौन इनको नहीं जानता है, वतन वापस पहुंच चुके हैं। और अरशद नदीम ने दोस्तों, रिश्तेदारों, मद्दाहों ने, तमाम लोगों ने उनका लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया है, भंगड़े भी डाले हैं। अरशद नदीम ने कहा इस मौके पर कि पाकिस्तान के लिए 2 मेडल्स जीतने पर खुशी है, फख्र है, बहुत मेहनत की है और ये कामयाबी मेहनत के बाद हासिल की है। गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट अरशद नदीम ने कहा कि बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों की तरह पाकिस्तानी एथलीट्स को भी सहूलतें मिलनी चाहिए, वसाइल दिए जाएं तो पाकिस्तानी खिलाड़ी दूसरे मुकाबलों में गोल्ड मेडल्स जीत सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शो में अरशद नदीम। अरशद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। पूरी कौम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने जो गोल्ड मेडल के जो तमगे हासिल किए हैं, ये बड़ी खुशी और मतलब कि हमारे लिए फ़ख्र की बात है और आपके लिए भी बहुत ही ख़ास लम्हा होगा। अपने जज्बात हमारे साथ भी शेयर करें। बिस्मिल्लाह, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अपने वालिदैन का, जिनकी दुआओं से, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का मैं शुक्रिया अदा करूँगा जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 2 गोल्ड मेडल से नवाजा है। अगर देखा जाए तो ये अगर क्रेडिट
जिनको जाता है वो पाकिस्तानी कौम है जिन्होंने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। जैसा कि इसमें जो शामिल हैं जिनका वर्क है वो एथलेटिक फेडरेशन के जनरल पंचायत साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी जफर साहब हैं और सलमान भाट साहब हैं जिन्होंने रात दिन मेहनत करवाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि मैंने पाकिस्तानी कौम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 2 गोल्ड मेडल जीते। अरशद, आप इस वक्त कौम के हीरो हैं, पहले भी हमारे हीरो थे, उस वक्त भी जब आपने गोल्ड मेडल हासिल नहीं किया था लेकिन आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन अब तो आपने सब कुछ ही तब्दील कर दिया है। आपने कॉमनवेल्थ में रिकॉर्ड थ्रो की है। सोचा हुआ था कि इतनी थ्रो करनी है? कोहनी में आपकी ऑलरेडी तकलीफ थी, उसमें आप मुब्तला थे। वैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह वापस पाकिस्तान पहुंचा हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह इतना क्राउड देख के बड़ा होप हो रहा था, बड़ा जज्बा आ रहा था। जैसे मैं अपने नियत यूनिवर्सिटी में पहुंचा हूँ, इधर भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना क्राउड देखा तो बहुत खुशी महसूस हुई। तो उसके बाद मैं जब अपने गांव 115 में पहुंचा हूँ, इधर बहुत ज्यादा क्राउड था, पूरा मेरा गांव है और आसपास के जितने भी गांव थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इधर मौजूद थे। तो ये क्राउड देखकर होप हो रही थी। जैसे कि आप सबको पता है कि मुझे इंजरी भी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है कि वो टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मैंने 1 साल पार्टिसिपेट किया। आप सबको पता है कि मुझे इंजरी भी थी, इंजरी के बावजूद मैंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में अमेरिका में उसमें पार्टिसिपेट किया और अच्छा परफॉर्म किया। वर्ल्ड में मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5th हुआ और उसके बाद मुझे होप हुई कि मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थ्रो करूंगा, क्योंकि मुझे टारगेट था कि मेरा कि कॉमनवेल्थ गेम इस्लामी गेम में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पार्टिसिपेट करना है और अच्छी थ्रो करनी है। तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के बाद मुझे होप हो गई थी कि मैं इंशाल्लाह कॉमनवेल्थ गेम में मैं गोल्ड जीतूंगा और इंशाल्लाह 90+ थ्रो करूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुझे होप था वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के बाद। अरशद, इस्लामिक कहती गेम्स में भी आपने गोल्ड मेडल हासिल किया, यहाँ पर भी आप पहली जीत की वजह से पुरज़्म होंगे, क्या कहेंगे इस पर? गेम में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड जीता और कॉमनवेल्थ गेम्स का मैंने रिकॉर्ड किया। उसके बाद वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स ही मैं पूरा उम्मीद था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं गोल्ड तो जीत ही जाऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स में अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका भी रिकॉर्ड करूं। तो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तानी कौम की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं उधर भी गोल्ड हुआ और वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स का भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिकॉर्ड किया। अच्छा अरशद, आपके गांव में आपकी जीत के बाद स्टेडियम बनाया जा रहा है, बड़ी खुशी की बात है, फ़ख्र की बात है, और भी नौजवानों को आपकी वजह से तहरीक मिलेगी। अरशद, अब आप क्या चाहते हैं हुकूमत से जिससे आपके खेल में मज़ीद बेहतरी आ सके, आप जब भी आगे जाएं परफॉर्म करने के लिए इसी तरह से आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते आएँ? टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मैंने इधर आके मैंने बताया कि मेरे जो गांव में 115 में अल्हम्दुलिल्लाह इधर जगह भी सरकारी पड़ी हुई है। तो मैंने वज़ीर आला से मैंने अपील की थी, जैसे कि हमारे पंजाब बोर्ड के मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने अभी ऐलान भी किया कि इंशाल्लाह आपके गांव में इंशाल्लाह हम प्रॉपर जो है वो स्टेडियम बनाएंगे। तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूँगा एक तो मुझे इधर ग्राउंड बना के दिया जाए, क्योंकि जैसे पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के। बहुत शुक्रिया अरशद नदीम आपका, और इसी तरह से आप परफॉर्म करते रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें, फ़ख्र पाकिस्तान बनते रहें, हमें आप पर फ़ख्र है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन न्यू पाकिस्तान प्रोग्राम में। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हेडलाइन ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। शामदेद कहती हूँ, वेलकम बैक। मैं बहुत माजरत के साथ कहूंगी, किसी की दिल आजारी ना हो। काफी देर से एक जुमला सुनती रही, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात। ठीक है, हम ख़वातीनो हज़रात के ज़ुमरे में नहीं आते हैं। ये जुमला है बबली मलिक का, जो उन्होंने कौमी असम्बली में एजाज़ी नुमाइंदगी का एजाज़ हासिल करने पर बोला। बबली मलिक ने बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरत अंदाज में अपनी कम्युनिटी के हकूक़ की आवाज़ उठाई। पाकिस्तान में अब ख्वाजा सरा कम्युनिटी में तालीम और आगाही का रुझान बढ़ता चला जा रहा है, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले हम इंसान हैं और हम तमाम लोगों के हुकूक हैं जो कि हम लोगों को मिलने चाहिए, और उस पर आवाज़ बुलंद भी होनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमारे प्रोग्राम की मेहमान है बबली मलिक। बबली, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन न्यू पाकिस्तान। पाकिस्तान में अब बिल आखिर इतने तवील अरसे के बाद, एक लंबी जद्दोजहद के बाद ख्वाजा सरा कम्युनिटी के हकूक पर बात हो रही है। इससे पहले कई दहाइयों तक किसी ने उनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं समझा। क्या कहेंगी आप?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। मैं तो कहूँगी स्ट्रगल जो सी है वो कभी ना कभी तो रंग लाती है, और ये स्ट्रगल 2009 से जब स्टार्ट हुई असलम खाकी साहब और मास बॉबी साहिबा की वजह से, और वो लोग आए और उन्होंने चीज़ों को स्टार्ट किया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ट्रांसलेटर्स इसमें ऐड होते गए चीज़ें बदलती गई और इसी तरह रास्ते भी आसान होते गए। बट फाइनली वी गॉट स्पेस और हम लोग जो सा है वो पार्लियामेंट तक पहुँचे, और बीइंग अ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जब मुझे माइक दिया गया तो मैं समझ रही थी कि हाँ अब आगाज़ है जब पार्लियामेंट के अंदर कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक नशिस्त मुकर्रर की जाएगी। और मुझे उम्मीद भी है अपने मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंट से और अपने जनाब स्पीकर साहब से कि वो इस पर ज़रूर नोटिस लेंगे और एक सीट मुकर्रर करेंगे पार्लियामेंट के अंदर जहाँ पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव बैठें, ताकि वो रियलिटीज़, वो जो प्रॉब्लम्स हैं या वो जो डिस्क्रिमिनेशन है जो कम्युनिटी फेस करती है किसी भी सतह पे, किसी भी लेवल पे, वो हम फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट डिस्कस कर सकें और उन चीज़ों को हल कर सकें, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मेरी शनाख्त को मेरी अर्ज़ पाकिस्तान ने मुझे दिया है और मुझे एक एजाज़ से नवाजा है कि मैं अपनी ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी के साथ जो है वो यहाँ मौजूद हूँ, और मुझे छुपने की ज़रूरत नहीं है, न किसी मर्द की शनाख्त के पीछे और न किसी औरत की शनाख्त के पीछे। वेल सेट। कौमी असम्बली में खिताब करके आपने तारीख रकम किया, आप समझती हैं कि ये पहला कदम है जिससे शायद आपको नुमाइंदगी का हक मिल सके? शायद नहीं, मुझे तो यकीन है डेफिनेटली, मुझे तो यकीन है कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे जाके बात करना, पार्लियामेंट के फ्लोर पे जाके बात करना इस चीज़ का आगाज़ है कि मैं डिज़र्व करती हूँ और मेरी कम्युनिटी डिज़र्व करती है कि उसको पार्लियामेंट में जगह मिले और वो आके अपनी राइट की बात करे। अब बबली, मैं आपसे जानना चाहूंगी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए पहला कदम आप क्या समझती हैं, क्या उठाना चाहेंगी, क्या करना चाहिए? यहाँ पे तो मैं आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगी और अपने तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कि सेंसिटाइज करें सोसाइटी को अबाउट ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी और अबाउट जेंडर एक्स, क्योंकि जब तक हमारी सोसाइटी सेंसिटाइज नहीं होगी कम्युनिटी के लिए राहें आसान नहीं होंगी। किसी भी कम्युनिटी की राहें तभी आसान होती हैं जब उसकी एक्सेप्टेंस हो जाती है, जब आप उसको समझ जाते हैं, जब आप उसको स्पेस देने पे आ जाते हैं और आप ये चीज़ मानते हैं कि वो राइट रखती है इस मुल्क में रहने का। बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीज़न मेरा ये हक है और मेरी कम्युनिटी का ये हक है कि उसको उसकी जगह मिले ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सके, क्योंकि ये अर्ज़ पाकिस्तान जितनी आपकी है उतनी ही मेरी है। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मेरा आईडी कार्ड भी ग्रीन है और मेरी शनाख्त भी पाकिस्तानी है। नंबर वन, आप ये कह रही हैं कि जो आइडेंटिटी एक्सेप्टेंस है वो होनी चाहिए, हमारे मुआशरे को इस हवाले से अवेयरनेस होनी चाहिए। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। अच्छा बबली, इस वक्त ख्वाजा सरा कम्युनिटी में तालीम के हवाले से क्या सूरत हाल है? ख्वाजा सरा तालीम की तरफ मतवज्जो हो रहे हैं। मैंने आज से कुछ अर्सा पहले एक स्टोरी भी कवर की थी कि मुल्तान में स्कूल कायम किया गया था। आई होप सो कि दैट्स वर्किंग वेल। वहाँ पर अभी भी वही उसी इंटरेस्ट के साथ मजीद आ रहे हैं और तालीम हासिल करें ताकि इन फ्यूचर मुस्तकबिल में ख्वाजा सरा कम्युनिटी के सड़कों पर भीख या फिर महज नाच गाने से निजात मिल सके, आप एक बाइज्जत मकाम की तरफ उस सफर पर गामजन हो। अच्छा, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आपसे बात करनी है कि जब भी मेरी कम्युनिटी की बात होती है तो उसे नाच गाने और भीख से जोड़ा जाता है। भीख तो मर्द, औरत और बच्चे भी मांग रहे हैं, और जहाँ तक नाच गाने का ताल्लुक है तो हम नाच रहे हैं अपना पेट पालने के लिए। बबली जी, ये वही टैबू है ना जिसको ब्रेक होने की जरूरत है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, ये वही टैबू है। कभी कोई अब बच्चों के या मर्द औरत के भीख मांगने की या नाच गाने के हवाले से बात नहीं करता, लेकिन हमेशा जब ख्वाजा सरा की बात होती है तो खास तनकीद की जाती है, बार बार कहा जाता है समाज के ठेकेदारों की जानिब से। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? बिल्कुल ऐसे ही है। और कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं जिनको हमारे ऊपर चिपका दिया गया है ना, कि बिला वजह उनके पीछे कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी कोई तहकीक की गई। बल्कि यहाँ मैं कहूँगी, मैंने आगे भी एक दो जगह पे ये बात की है कि मैं एक टीवी शो है जिसको देख के मुझे बहुत तकलीफ़ होती है और मेरी कम्युनिटी को भी, कि हमारी कम्युनिटी को वहाँ पे एक जगह बना के दी गई है। ठीक है, वो ट्रांसजेंडर्स तो नहीं है, वो तो हमारे बड़े मोअज़्ज़ज़ फ़नकार हैं और मैं उनके काम की इज़्ज़त करती हूँ,
कि अगर उन्हीं की उस जो स्किल है फनकारी की, उसको अगर वो एंकर साहब किसी पॉजिटिव वे में लें तो एक बहुत बड़ा चेंज माशरे में ला सकते हैं। क्योंकि आप जो ट्रांसजेंडर का चेहरा दिखाते हैं, ऐसा तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में नहीं है। ये मार धाड़ कुटाई ये सब कुछ ऐसी तो चीज़ें नहीं हैं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव साइड दिखाएं, जिसमें आयशा मुगल है, जिसमें अलीशा शिराजी है, डॉक्टर सारा गिल हैं, CA मून अली हैं, CA सोबो हैं, ये मॉडल हैं, ट्रांस मॉडल कामी सिड हैं, ठीक है, लीडर हैं हमारी अलमास बॉबी साहिबा, उनको देख लें। ऐसे जो चेहरे हैं, जो सक्सेसफुल चेहरे हैं पाकिस्तान के, उनको अगर आप लें उस शो में और उनको सामने ला के बात करें तो सोसाइटी चेंज हो सकती है। ना कि आप एक उछल कूद वाला सेगमेंट बना के सिर्फ रेटिंग के लिए दिखाएं, ये तो कोई बात नहीं। बबली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और हमारी आपसे बात करने का मकसद और वजह भी यही है ताकि जो एक दूसरी साइड है वो हम हमारे देखने वालों को दिखा सकें, हमारे ऑडियंस को। बहुत शुक्रिया आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। शहबाज गिल बगावत केस में गिरफ्तार हैं और अब इस मामले में पंजाब और विफाक आमने सामने आ गए हैं। ये मामला कुछ शिद्दत सा इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। शहबाज गिल की विफाकी पुलिस को हवालगी ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। शहबाज गिल को सांस में भी तकलीफ है, जिसकी बुनियाद पर उनको पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और शहबाज गिल के रिमांड के मामले पर इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस में ठन गई है। जबकि वजारत दाखिला की जानिब से रेंजर्स भी तलब किए जाने के बाद अब बडियाला जेल इंतजामिया ने शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में दे दिया। इसी हवाले से मजीद एक रिपोर्ट, एक पैकेज पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके भी मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं, थोड़ी सी डिवीजन दिखाई दे रही है। पहले मैं आपको एक पैकेज दिखाती हूँ, फिर मेहमान का तारुफ करवाती हूँ। जो शहबाज गिल है उन्होंने बहुत बड़ी एक गलती की है। उसने एक बयान दिया जिसको हम सब ओन नहीं करते। शहबाज गिल का मुतनाज़िर बयान, शहबाज गिल के इक़दाम की हिमायत करें या मुखालिफत। PTI में तकसीम खुलकर सामने आ गई। सेनेटर फैसल जावेद ने खुलकर मुखालिफत कर दी। कहते हैं शहबाज गिल ने बहुत बड़ी गलती की, बयान काबिल कबूल नहीं, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो शहबाज गिल है उनके ऊपर आप कार्रवाई करें, जरूर करें, कानूनी जो चारा जो ये करे, क्योंकि उन्हें वो बयान हरगिज नहीं देना चाहिए था। उन्होंने बहुत बड़ी एक गलती की है। किसी किस्म का इस किस्म का जो बयान है वो काबिल कबूल नहीं हो सकता। साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक ने भी शहबाज गिल के बयान को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। उसने एक बयान दिया जिसको हम सब ओन नहीं करते, लेकिन हम इस बात के खिलाफ हैं कि तशद्दुद ना हो, उसको मारपीट ना हो। सारा पाकिस्तान देख रहा है। सूबाई वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर से शहबाज गिल के बयान की हिमायत से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने दो अल्फाज में जवाब दिया, एब्सोल्युटली नॉट। सवाल ही नहीं पैदा होता। आई एम वेरी वेरी क्लियर एंड लाउड एंड क्लियर कि ना सिर्फ ये कि शहबाज गिल किसी की मजाल नहीं कि जेल के अंदर मौजूद किसी भी कैदी को कोई उंगली भी लगा दे। ये रिपोर्ट आपने देख ली है। फैसल जावेद सेनेट में कुछ और बयान दे रहे हैं, फिर खान साहब की ट्वीट्स अलग हैं, इसके साथ जराए भी कुछ इतला दे रहे हैं। बात करेंगे हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार अब्दुल सत्तार साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। अब शहबाज गिल का मामला आपको नहीं लगता कि एक फिल्म की हैसियत से इख्तियार करके, बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन जब कल अदालत में शहबाज गिल साहब को रिमांड पुलिस के हवाले करने का हुक्म दिया गया तो उस वक्त क्या अदालत को ये बताया गया था कि शहबाज गिल साहब बीमार हैं? मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खान साहब को किसी किस्म का कोई डर है, खौफ है, जो वो शहबाज गिल को रिमांड में नहीं देखना चाहते हैं? नहीं, शहबाज गिल के हवाले से जो बातें आप लोग दिखा रहे थे, पैकेज दिखा रहे थे, वो बता रहे थे कि PTI के लोग कुछ कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि शहबाज गिल को ये बात हरगिज नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी जगह पे PTI का जो स्टैंड सामने आ रहा है वो तशद्दुद वाला, शिफ्ट ना करना, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के जो अहलकार हैं वो आमने सामने आ गए। तो ये बात सिंपल ये है कि इमरान खान एक दोहरी शख्सियत के मालिक है। यानी कि जो कह रहा है कि हरगिज शहबाज गिल को ये नहीं कहना चाहिए था, वो भी इमरान खान साहब के काबिल एतमाद साथी हैं। और जो ये शोर मचा रहे हैं कि जी इसके साथ ये नहीं होना चाहिए था, इसके साथ ज्यादती हो रही है शहबाज गिल के साथ,
वो भी इमरान खान साहब के काबिल एतमाद हैं। तो दोनों काबिल एतमाद हिस्सों को इमरान खान साहब ने शायद इस काम पे लगाया हुआ है कि आपने एक तो डिसोन करना है शहबाज गिल की बात को, दूसरी जगह उन्होंने लगाया ना कि शहबाज गिल साहब पे जो ज्यादती हो रही है पाकिस्तान की तारीख में इतनी ज्यादती किसी के साथ नहीं हुई। अब ये दोहरी शख्सियत है इमरान खान साहब की। अब वो सियासी तौर पे उनकी स्ट्रेटजी है, उनकी मूव है, वो क्या चाह रहे हैं, किसको क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, फौज को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। अपना अपना तरीका होता है सियासतदान का, वो किस तरीके से मैसेज देता है फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को, जो जिसके पे उनका इन्हिसार इस तरह से है कि इक़्तिदार में आना, इक़्तिदार में रहना सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि एस्टेब्लिशमेंट और फौज आपसे नाराज ना हो। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट फौज अगर आपसे नाराज हो जाए तो फिर आपको हुकूमत से बाहर जाना पड़ता है, फिर आप एस्टेब्लिशमेंट फौज के ऊपर जो मर्जी इल्ज़ाम लगाएं। लेकिन बात बनती है अगर आपका स्टैंस ऐसा हो कि आप एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या फौज के ऊपर आपका स्टैंस नॉन स्टैंस हो, पता हो कि ये इसकी पहचान है कि ये एस्टेब्लिशमेंट और फौज के बारे में इस तरह के ख्यालात रखता है। ये स्टैंस नहीं होता कि जब तक आप हुकूमत में रहें तो फौज और एस्टेब्लिशमेंट वो उसकी आपकी तारीफों के पुल बांध दें, और जब आप हुकूमत से बाहर आएँ तो फिर आप एक दूसरी तरफ का रुख दिखाने की कोशिश करें। ये ड्यूल पर्सनैलिटी होती है, ड्यूल शख्सियत होती है, दोहरी शख्सियत होती है। ये सियासतदान हमारे मुल्क में दिखाता रहता है, जैसे आजकल इमरान खान साहब दिखा रहे हैं कि दोहरी शख्सियत क्या होती है, सच क्या है, झूठ क्या है, ये फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप देख रहे होते हैं कि एक जो पीटीआई का बड़ा अहम रहनुमा है वो तो ये बात कर रहा है, दूसरा जो पीटीआई का अहम रहनुमा है वो कोई और बात कर रहा है, तो आप उसकी बात को सही लेंगे या दूसरे की बात को सही रहेंगे। लेकिन ये दोनों मोहरे जो हैं, दोनों अतराफ के जो मोहरे हैं वो इमरान खान साहब के कंट्रोल में है। इमरान खान साहब अब क्या चाहते हैं कि वो शहबाज गिल जो बात कर रहा था वो इमरान खान साहब की कॉन्सेंट के बगैर कैसे कर सकता है। मेरा चीफ ऑफ स्टाफ हो, मैं सियासतदान हूँ, मैं वज़ीर आज़म रह चुका हूँ, मेरा चीफ ऑफ स्टाफ किस तरीके से मेरी कॉन्सेंट, मेरी मर्जी के बगैर इस तरह का बयान जो पूरे मुल्क को हिला के रख दे। आज तक पाकिस्तानी की तारीख में सियासतदान फौज और एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत करते रहे हैं, बयानात देते रहे हैं, लेकिन जिस तरह का बयान शहबाज गिल ने दिया है इस पे तो हंसी भी आती है कि इस तरह का बयान आज तक पाकिस्तान की तारीख में इस सतह पे नहीं दिया गया। प्राइवेटली हम बात करते थे, हम आपस में गुफ्तगू करते थे, जर्नलिस्ट बैठते थे, एंकर बैठते थे, एस्टेब्लिशमेंट की बात होती थी, फौज की बात होती थी, हम हर तरह की बात करते थे। लेकिन इस बात पे हम भी हैरान थे कि ये इस सतह के चीफ ऑफ स्टाफ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के चीफ ऑफ स्टाफ, जो चीफ स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं पीटीआई के, वो एक ऐसी बात करेंगे वो अपनी मर्जी से कर गया। ये तो नहीं हो सकता कि वो उनका दिल किया, उनका मूड किया। काफी दिन के बाद शहबाज गिल के बयान को गलत कहा, काफी दिन लगा दिए, ये इसके पीछे क्या सोच रही जो इतना टाइम मतलब बढ़ा, इतनी देर के बाद उन्होंने बयान को गलत कहा, फौरन क्यों नहीं कहा? देखिए ये होता है कि इमरान खान साहब जो मूव कर रहे हैं, जो स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, ये उसका हिस्सा होगा कि आपने इतने दिन तो खामोश रहना है, और इतने दिन के बाद जब आप देखेंगे, ये इमरान खान साहब ने देखा होगा ना कि रिएक्शन रिस्पॉन्स किस किस्म का है। हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, हमें नहीं पता, ये इमरान खान साहब को पता है कि वो रिस्पॉन्स जो उन्होंने देखा होगा, वो रिएक्शन देखा होगा, उन्होंने वहां से गेज किया होगा। उस गेज करने के बाद उन्होंने कहा होगा खुल खुला के शहबाज गिल के बारे में इस हवाले से सामने आ जाओ, फिर वो आए। अब ये नहीं हो सकता कि आपको याद ही ना रहा हो कि शहबाज गिल साहब तो अंदर हो चुके हैं, आपको ये भी याद ना रहा हो कि उसके ऊपर तशद्दुद हो रहा है और अचानक आपको सब चीजें याद आ जाए। ये तो नहीं होता। मुझे अभी पता चला कि अभी इस वक्त मुझे पता चलता है कि फलाना हमारा एंकर जर्नलिस्ट पकड़ा गया है, उस पर तशद्दुद हो रहा है, मैं शोर मचा दूंगा। मैं 3 दिन इंतजार नहीं करूंगा, 3 दिन मैं उस सूरत में इंतजार करूंगा जब मैं कुछ गेज करना चाह रहा हूं, मैं रिस्पांस गेज करना चाह रहा हूं एस्टेब्लिशमेंट का, फौज का। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट फौज का रिस्पांस गेज कर लिया होगा, उनका रिएक्शन गेज कर लिया होगा, उनको अंदाजा हो गया होगा। उसके बाद उनकी नई मूव जो नेक्स्ट स्टेप है मूव का, वो ये है कि अब शहबाज गिल के ऊपर हमने इस तरह से। सत्तार साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि इमरान खान साहब के जो फॉरेन फंडिंग केस है और जो दूसरे मामलात हैं उससे अब तवज्जो हट चुकी है। शहबाज गिल पर हर एक की तवज्जो इस वक्त मरकूज है। अब्दुल सत्तार साहब इस पर अपना तज्जिया सामने रख रहे थे। प्रोग्राम में लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए।
वेलकम बैक। पाकिस्तान के 75वें जश्न आज़ादी के मौके पर कौमी मिली नगमों के मुकाबले का इनेकाद जैज़ के डिजिटल दोस्त विजन की एक बेहतरीन मिसाल है। पाकिस्तान की डायमंड जुबली के अजीमुशान जश्न को और भी आलीशान बनाने के लिए एक नए मिली नगमे की तलाश जैज़, ISPR और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ने मिलकर शुरू की है और मुकाबले का इनेकाद किया है। इस पर आइए ये नगमा देखते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत गाना आई एम श्योर आपको भी पसंद आया होगा। इस वक्त आपको लिए चलते हैं लाहौर में। सी पाकिस्तान 2022 एक्सपो सेंटर लाहौर में जारी है और इस हवाले से 129 यूनिवर्सिटीज़ के 1000 स्टार्टअप्स तख्लीकी आइडियाज़ पेश कर रहे हैं। इस एक्सपो में बात करेंगे हमारे न्यूज़ रिपोर्टर मोहसिन अलवी जो कि वहाँ पर मौजूद है लाइव कवरेज के लिए। मोहसिन, थोड़े से मनाजिर भी दिखाइएगा और बताइएगा हमें इस एक्सपो के बारे में। जी बिल्कुल, एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पहली मरतबा जो है वो यहाँ पर एक बड़े शो का एहतमाम किया गया है। सी पाकिस्तान के नाम से मेला जो एक्सपो सेंटर में सजाया गया है। एक छत के नीचे सैकड़ों यूनिवर्सिटी के तलबा है वो अपने अपने आइडियाज पेश कर रहे हैं। 100 से ज्यादा यहाँ पर स्टॉल कायम किए गए हैं जहाँ पर मुख्तलिफ आइडियाज के साथ तलबा आए हैं, जिसमें जो है सोलर के हवाले से, जो एनर्जी के साथ चलने वाली मोटरसाइकिलें, इस हवाले से समेत मुख्तलिफ आइडियाज जो पेश किए जा रहे हैं तलबा की जानिब से। और बड़ी तादाद में इस प्लेटफॉर्म के ऊपर प्राइवेट जो निजी यूनिवर्सिटीज हैं उनके जो VCs हैं वो भी मौजूद हैं और इन्वेस्टर्स की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची है। और इसके अलावा जो निजी कंपनीज हैं उनके वफूद यहाँ पर आए हैं जो स्टॉल्स का जायजा लेंगे। यहाँ पर जो तलबा हैं जिनकी जानिब से स्टॉल लगाए गए हैं उनकी तख्लीकी सलाहियतों का इज़हार किया जा रहा है। उनसे बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, उनके आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे और बहुत मुमकिन है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स को जो आज जो है यहाँ पर मौका मिलेगा। उनके जो आइडियाज हैं वो कंपनीज की जानिब से, क्योंकि जिन तलबा के पास आइडियाज हैं लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसा नहीं है उसके ऊपर लगाने के लिए, तो ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो है सुपीरियर ने इसका आगाज किया था। अच्छा, हौसला अफजाई के लिए बड़ी अच्छी बात यह है मोहसिन के जो सबसे बेहतरीन आइडिया पेश करेगा उसके लिए 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। दैट्स अमेजिंग। हाँ जी बिल्कुल, 10 लाख रुपए का, उसके बाद सेकंड के लिए और थर्ड के लिए भी इनाम है। और सबसे बड़ी बात ये, इस इनाम से हटके जो तलबा जिसके लिए बहुत ज्यादा पुरजोश है वो ये है कि उनको करियर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। अगर उनका आइडिया जो सिलेक्ट हो जाता है, कोई इन्वेस्टर, कोई कंपनी उसको उठा लेती है तो वो लाखों से बात आगे निकल जाएगी। उनका जो मुस्तकबिल है वो बनेगा, उनको अपना कारोबार शुरू करने में और वहाँ पर लोगों को नौकरियां देने का जो है वो मौका मिलेगा। तो उसके लिए तलबा बहुत ज्यादा पुरजोश है और ये जो इनाम दिया जाएगा ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तलबा बहुत ज्यादा खुश है और पहली मरतबा सुपीरियर ने जो दूसरी यूनिवर्सिटीज है उनको भी उनके साथ इश्तराक किया है और उनको भी ये प्लेटफॉर्म जो मुहैया किया है जिसके ऊपर सुपीरियर के तलबा जो फायदा उठा रहे थे और इसको पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सुपीरियर का। अब ये एफसेट के ज़रिए सी पाकिस्तान का मेला जो सजा है यहाँ पर जो है आज बहुत सारे स्टार्टअप को करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उनके साथ जो निजी कंपनीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको सरमाया फराहम करेंगे उन आइडियाज के लिए जो उनकी जानिब से पेश किए जा रहे हैं, जो आज यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं, जो जिसके ब्रीफिंग देंगे, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए, उन आइडियाज को जो अमली तौर पर आगे बढ़ाने के लिए, कारोबार की शक्ल में डालने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए जो इन्वेस्टर हैं, जो कंपनी है, उनको सरमाया फराहम करेंगी। और यही तलबा की जिंदगी का सबसे बड़ा अहम होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आइडियाज लेके फिर रहे होते हैं लेकिन वो उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती उन आइडियाज को अमली शक्ल में ले जाने के लिए। तो सुपीरियर ने आप सब ने अब जो है सी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका जो है तलबा को फराहम किया है और इसको पूरे मुल्क में जो सराहा जा रहा है। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो निजी यूनिवर्सिटी है उनके वाइस चांसलर मौजूद है, प्रोफेसर, तलबा मौजूद है और इसके अलावा जो सूबाई वजीर गुजरा यहाँ पर आए हैं उन्होंने भी गुफ्तगू की। जैसे अभी कुछ ही देर पहले सूबाई वजीर राजा यासर भाइयों ने तकरीब से खिताब किया, उन्होंने कहा कि ये इतनी जबरदस्त काविश है कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। एफसेट को उन्होंने इस बेहतरीन काविश पर मुबारकबाद दी और कहा कि सुपीरियर का जबरदस्त इक़दाम था जिसका आगे बढ़ाया जा रहा है। अब नौकरी लेने का ज़हन तब्दील हो रहा है और इस प्लेटफॉर्म के बाद अब लोग नौकरी देने की बात कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि हमारी जो निजी और सरकारी जामियात है उनको भी इस शो से बहुत कुछ सीखना चाहिए और हाजिर है ये शो सुपीरियर ने शुरू किया था और इसको अब जो है दूसरी जो यूनिवर्सिटी है प्राइवेट। मोहसिन, थैंक यू सो मच, आप हमें एक्सपो से मुतालिक सारी डिटेल्स शेयर कर रहे थे। प्रोग्राम का टाइम जो क्या खत्म हो रहा है तो इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात। इजाजत चाहूंगी, बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।